नहीं जी, टॉपिक आज का वंस अगेन पुराना टॉपिक है। ठीक है, कुछ बहुत नई बात नहीं है। ये मैंने आप लोगों को कल जो है वो एक दो बातें बताई थी। और मैंने आपको कहा था कि ये जो एक खास किस्म का बग है, इस बग की दो डिफरेंट स्पीशीज के हवाले से हम डिस्कशन करेंगे। और हमने ये भी कहा था कि इस बग की जो बीक होती है या इस बग की जो वो हॉलो ट्यूब होती है, देखिए लिखा हुआ हॉलो नीडल लाइक माउथ पार्ट। ठीक है, इसको इन्होंने बीक का नाम भी दिया हुआ है। ये बहुत ज्यादा जो है वो मैटर करती है इसके फल खाने के जो है वो ट्रेंड में। फॉर एग्जांपल, जिसकी नीडल जो है वो इलोंगेटेड है, वो जो इंसेक्ट होगा वो सिर्फ वो उन फलों को प्रेफर कर सकता है जिनका सीड सेंटर में है, यानी छिलके से दूर है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर जो है वो एक बग इन्होंने बताया हुआ सोप बेरी बग। ठीक है, ये साउदर्न सदर्न फ्लोरिडा में क्या करता है, सदर्न फ्लोरिडा में ये बेलून वाइन के सीड को खाता है। ठीक है, और सेंट्रल फ्लोरिडा में यही वाला बग जो है वो किस पे ईटिंग करता है, सोप बेरी बग जो है वो गोल्डन रेन ट्री पे ईटिंग करता है। अब ये दो तरह के आपके सामने दरख्तों के नाम आ रहे हैं। सबसे पहले जो है वो आपके सामने जिस इंसेक्ट का नाम आ रहा है वो है सोप बेरी बग। सोप बेरी बग ये इंसेक्ट है। और दो तरह के ट्रीज हैं, एक है बैलून वाइन और जो दूसरा है वो कौन सा है, वो है फीड्स ऑन बैलून वाइन और गोल्डन रेन ट्री। गोल्डन रेन ट्री ये है दूसरा दरख्त। ठीक है, अब इन दोनों में जो आपको यहाँ पर जो है वो फर्क फील होगा, वो क्या होगा, वो फर्क फील होगा सिलेक्शन प्रेशर का। सिलेक्शन प्रेशर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सिलेक्शन प्रेशर है पोजीशन ऑफ सीड इनसाइड अ फ्रूट। अगर वो सीड जो है वो मिडल ऑफ द फ्रूट है तो वो अलग सिलेक्शन प्रेशर है। अगर वो सीड जो है वो पेरिफेरल साइड पर है, यानी कि फल के किनारे पर है, तो वो एक अलग सिलेक्शन प्रेशर है। तो अगर फॉर एग्जांपल, अगर जो है वो एक जगह पर मैं पहले आप लोगों को जो है वो एक आइडिया देता हूँ कि जैसे बैलून वाइन है ना, जो बैलून वाइन है इसके सीड इसके छिलके के नजदीक होते हैं। और जो गोल्डन रेन ट्री है, जो इसके सीड होते हैं वो इसके छिलके से अवे होते हैं, यानी कि ये इस जगह पर मौजूद होते हैं। अब गौर कीजिए कि आपको बहुत अच्छे तरीके से अंदाजा होना चाहिए कि जो सोप बेरी बग की दो डिफरेंट स्पीशीज है, जिनमें से एक की नीडल लार्ज है एक की नीडल स्मॉल है, दोनों पे डिफरेंट सिलेक्शन प्रेशर है। अगर आप इन दोनों स्पीशीज को एक जगह देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आप लोग अब इस बात को समझ गए होंगे। अगर आप इन दोनों स्पीशीज को किसी एक जगह पर देखना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, आपको बैलून वाइन और गोल्डन रेन ट्री, इन दोनों ट्रीज को एक ही जगह पर ग्रो करना होगा। दोनों ट्रीज एक जगह होंगे तो वो दोनों बग उस जगह पर पाए जाएंगे। क्यों? क्योंकि एक का फूड करीब के सीड्स हैं, दूसरे का फूड दूर के सीड्स हैं, छिलके से। तो इसका मतलब है अगर दोनों को एक जगह जमा करना है तो आपको दोनों ट्रीज को पॉसिबल बनाना होगा कि वो दोनों ट्रीज उसी जगह मौजूद हों जहां वो दोनों बग रखने का आपका इरादा है। अगर ऐसा इरादा नहीं है या अगर आप ऐसा करने में नाकाम हो जाते हैं तो कोई एक बग उन दोनों में से क्या होगा, इट विल फेल टू लिव देयर अंडर दैट सिलेक्शन प्रेशर। क्यों? क्योंकि उसकी जो डिमांड है या उसके जो कैरेक्टर्स हैं वो फेवर नहीं हो रहे। फॉर एग्जांपल, अगर उसका कैरेक्टर शॉर्ट नीडल है तो वो फेवर नहीं होगा किसकी तरफ से, नेचुरल सिलेक्शन की तरफ से, फूड की तरफ से, सिलेक्शन प्रेशर की तरफ से वो फेवर नहीं होगा और वो ऑर्गेनिज्म या वहां से माइग्रेट कर जाए या फिर वो डिलीट कर दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ सिलेक्शन प्रेशर। और आप इस तरीके से बकायदा स्टडी कर सकते हैं। आप बकायदा ये देखिए यहाँ लिखा हुआ इंट्रोड्यूस्ड स्पीशीज, ये असल में एक्सपेरिमेंट है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। इंट्रोड्यूस स्पीशीज, एक और एक्सपेरिमेंट मैं आपको जो है वो अभी बताऊंगा जो मुझे खासी हद तक भूल चुका है, लेकिन मैं थोड़ा सा इस हवाले से आपको बताता हूँ कि सिलेक्शन प्रेशर किस अंदाज से जो है वो एक्ट करता है। एक तो ये जो आप एक्सपेरिमेंट पढ़ रहे हैं ना, बैलून वाइन और गोल्डन रेन ट्री का, ये एक्सपेरिमेंट बकायदा परफॉर्म किया गया और हमेशा वही रिजल्ट आए जो रिजल्ट एक्सपेक्टेड थे। यानी अगर आप किसी जगह से बैलून वाइन रिमूव कर देते हैं, बैलून वाइन रिमूव कर देते हैं तो सोप बेरी बग जो छोटी निडल वाला है वो उस जगह से चला जाता है या मर जाता है। क्यों? क्योंकि बैलून वाइन के सीड्स छिलके के नजदीक है, तो छोटी निडल वाला सोप बेरी बग वहां से भाग जाएगा।
ठीक है, तो ये एक प्रॉपर एक्सपेरिमेंट है जो इस वक्त आप लोग स्टडी कर रहे हैं, और इससे आपको अंदाजा होगा बेसिकली कि ये एक्सपेरिमेंट कितना कारगर है एवोल्यूशन को समझने के लिए। ठीक है, इस तरह से एक और एक्सपेरिमेंट किया गया सिलेक्शन प्रेशर को समझने के लिए। वो ये था कि एक मखसूस टेरिटरी बनाई गई। अब हम आमतौर पर इन एक्सपेरिमेंट्स में सिलेक्शन प्रेशर को बढ़ा देते हैं। आप लोगों को अंदाजा होगा सिलेक्शन प्रेशर को बढ़ाने का जो है तरीका क्या है। सिलेक्शन प्रेशर को बढ़ाने का जो वाहिद तरीका है वो ये है कि आप उस एरिया में रिसोर्सेज लिमिटेड करते हैं। फॉर एग्जांपल आप क्या करते हैं, आप एक जिसको आप कहते हैं क्लोज टेरिटरी में रैट्स रखते हैं। ये एक प्रॉपर एग्जांपल है जो मैंने तकरीबन साल पहले पढ़ी थी। एक क्लोज टेरिटरी में रैट्स रखते हैं, वो टेरिटरी ऊपर से ओपन है लेकिन रैट्स उस जगह को फैलांग नहीं सकते, और उस जगह की मिट्टी ऐसी है जो कि ऐसे रैट्स को प्रेफर करती है जो उस मिट्टी के अगेंस्ट कैमोफ्लाज हो जाते हैं, उस मिट्टी के अगेंस्ट कैमोफ्लाज हो जाते हैं। कुछ ही अरसे में ये देखा गया, नतीजा क्या निकला इस चीज का कि वहां पर जो डोमिनेंट स्पीशीज हो गई, उस डोमिनेंट स्पीशीज कह लें या उस पॉपुलेशन में जो डोमिनेंट कैरेक्टर हो गया स्किन कलर का, दैट वाज द सेम कलर विच वाज प्रेफर्ड बाय द नेचर टू बी कैमोफ्लाज्ड अगेंस्ट द सॉइल। वो वही सेम कलर था। तो ये वो टोटल सिनेरियो है कि जिसमें आप क्या देखते हैं कि सिलेक्शन प्रेशर के नतीजे में बहुत से ऑर्गेनिज्म जो सरवाइव कर जाते हैं, उसके पीछे बहुत सी रीजंस हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल उस एरिया में उन्होंने प्रेडेटर्स को आना जो है वो अलाउ कर दिया हो, वो जो क्लोज टेरिटरी है वो ऊपर से ओपन हो। अब जो ऊपर जो भी चीज उड़ रही है, जो जो उस रैट का शिकार करती है, वो जाहिर सी बात है वो उनको सबसे पहले शिकार करेगी जो कैमोफ्लाज नहीं हो सकते। ये है आर्टिफिशियल सिलेक्शन प्रेशर जो कि आप एक क्लोज टेरिटरी में रख के ऑर्गेनिज्म को वो दे सकते हैं। ये सिलेक्शन प्रेशर की चंद एक मिसालें हैं। स्पीशीज को इंट्रोड्यूस करके भी जो सिलेक्शन प्रेशर है वो बढ़ाया या कम किया जा सकता है। ठीक है, तो ये एक एक्सपेरिमेंट था जो किया गया और बहुत हद तक कामयाब रहा। फिर इसी तरीके से एक और मिसाल भी है। ओहो, ये क्या बटन प्रेस हो गया। फिर इसी तरीके से एवोल्यूशन के हवाले से एक और मिसाल भी है, और वो है बहुत शॉर्ट टर्म में जो है वो इवॉल्व होने वाले ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया। ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया के बारे में एक तो ये है कि ये बहुत शॉर्ट टाइम में इवॉल्व होते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक और दफा मैं आपको रोज ये जुमला रिपीट करके देता हूँ। उसकी वजह पता क्या है? क्योंकि किसी जमाने में मैं खुद इस चीज से खासा कंफ्यूज रहा हूं, लिहाजा मैं आपको रोज ये जुमला रिपीट करके देता हूं कि ना किसी बैक्टीरिया के इख्तियार में है ना किसी ह्यूमन के इख्तियार में है कि वो अपने आप को खुद ब खुद चेंज कर ले। सिर्फ और सिर्फ नेचर के वो फिनोमिना उसके हक में जा सकते हैं जो जिसका जेनेटिक मटेरियल सडनली अपने आप को उस लिहाज से, मतलब आप यूं कहें तुक्का लग गया, तुक्का लगने में अपने आप को उस लिहाज से ढाल लेता है, तभी वो सरवाइव कर सकता है, वरना वो सरवाइव नहीं कर सकता। मिसाल इसकी क्या है? फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बुक वाली एग्जाम्पल बाद में दूंगा, पहले एक जनरल एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई बैक्टीरिया है, वो हमें इन्फेक्ट करता है हम एक एंटीबायोटिक यूज करते हैं। कुछ अर्से बाद पता लगता है कि बैक्टीरिया उस एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंट हो चुका है। अब बैक्टीरिया एंटीबायोटिक से किस तरह रेजिस्टेंट होता है, इसके दो मेन तरीके मैं आपको बता रहा हूँ। मजीद तरीके भी हैं लेकिन दो मेन तरीके मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई भी बैक्टीरिया एंटीबायोटिक से किस तरह रेजिस्टेंट हो सकता है। फॉर एग्जांपल नंबर 1, वो उस एंटीबायोटिक के अगेंस्ट ऐसा केमिकल बना ले जो उस एंटीबायोटिक को उड़ा के रख दे। एक, और बहुत से बैक्टीरिया जो ऐसा करते हैं, एक एग्जांपल आने वाली है। दूसरा तरीका क्या है कि वो बैक्टीरिया उस एंटीबायोटिक, वो एंटीबायोटिक जिस मैकेनिज्म पे एक्ट कर रही है, बैक्टीरिया उस मैकेनिज्म को पतली गली से चेंज कर ले। यानी एक आप लोगों ने अच्छी तरह पढ़ा होगा, आप लोगों का अंदाजा भी होगा कि एंटीबायोटिक 4 तरह से एक्ट करती हैं। या वो सेल वॉल उड़ा देंगी, या वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन उड़ा देंगी, या वो साइटोप्लाज्मिक एंजाइम उड़ा देंगी यानी मेटाबॉलिक रिएक्शन, और चौथे नंबर पे वो डीएनए उड़ा देंगे, न्यूक्लिक एसिड पे जाकर एक्ट करेंगी। ये जो खास तौर पे तीसरी ऑप्शन मैंने बोली ना, तीसरी ऑप्शन क्या थी कि एंटीबायोटिक जाके मेटाबॉलिक एंजाइम्स को ब्लॉक कर दे। बैक्टीरिया कुछ अरसे में कोई ना कोई ऐसा बैक्टीरिया इवॉल्व हो जाएगा जो वो एंजाइम बनाना ही छोड़ देगा जिस पे एंटीबायोटिक एक्ट करती है।
बल्कि वो उसी रिएक्शन को किसी और एंजाइम के जरिए परफॉर्म करना शुरू कर देगा। क्या नतीजा निकलेगा कि वो एंटीबायोटिक जो एक पर्टिकुलर एंजाइम पे एक्ट कर रही थी, वो एंटीबायोटिक जो है वो अब बिल्कुल बेअसर हो जाएगी, क्योंकि बैक्टीरिया डिटूर ले चुका है, काम वही करता है लेकिन वो डिटूर ले चुका है, लिहाजा अब एंटीबायोटिक आपकी बेअसर हो जाती है। ऐसी सूरत में जो नेचर होगी वो उन बैक्टीरिया को प्रेफर करेगी। ये है सही बोलने का अंदाज, ना कि आप ये कहें कि उस बैक्टीरिया ने एंटीबायोटिक को डिच कर दिया। नो, उस बैक्टीरिया ने बेसिकली डिच किया है या नहीं किया, इससे बहस नहीं है। असल बात यह है कि जो बैक्टीरिया है वो लकीली उसके अंदर ऐसी म्यूटेशन हो जाती है जिसकी वजह से वो बैक्टीरिया अपने उसी रिएक्शन को एक ऑल्टरनेट वे में करना शुरू कर देता है और नेचर उसको प्रेफर करना शुरू कर देती है। ये है वो चीज जो नेचुरल सिलेक्शन की बेसिक है। अब यहां पर आप जो है वो एक बैक्टीरिया की एग्जांपल पढ़ने लगे हैं। बैक्टीरिया का नाम है बेटा स्टेफिलोकोकस ऑरियस। ये इसको एस ऑरियस भी आप लिख सकते हैं, स्टेफिलोकोकस ऑरियस। ये वो बैक्टीरिया है कि जिसने सबसे पहले किस ड्रग के अगेंस्ट अपना जो है वो एक टॉक्सिन बना लिया, पेनिसिलिन। आपको पता है अब पेनिसिलिन एक बेवकूफ सी ड्रग है इस वक्त करंटली। पेनिसिलिन एक बिल्कुल बेवकूफ सी ड्रग है जिसकी कोई औकात नहीं है। क्यों? क्योंकि पेनिसिलिन के अगेंस्ट बहुत से बैक्टीरिया एक अदद एंजाइम बना चुके हैं जिसको कहा जाता है पेनिसिलिनेज। पेनिसिलिनेज, और वो पेनिसिलिन के न्यूक्लियस पर अटैक करता है। हर ड्रग का कोई एक सेंट्रल मॉलिक्यूल होता है, उसके बाद उसमें कुछ चेंजेस होते हैं। हर ड्रग की ऑल्टरनेट फॉर्म्स होती हैं, आइसोमर्स होते हैं, आइसोमर्स भी होते हैं। बहुत से बैक्टीरिया एक ऐसा एंजाइम बना चुके हैं जो कि उस ड्रग के मेन न्यूक्लियस पे अटैक करके उस ड्रग को किसी काबिल रहने ही नहीं देता, और स्टेफिलोकोकस ऑरियस यही ऐसा ही बैक्टीरिया। तो जब एक दफा स्टेफिलोकोकस ऑरियस को देखा गया कि उसने पेनिसिलिन के अगेंस्ट जो है वो बना ली है ड्रग, तो अब क्या हुआ, अब आपने एक और एंटीबायोटिक यूज करना शुरू कर दी विच वॉज नोन एज मेथिसिलिन। और 2 साल बाद वही बैक्टीरिया मेथिसिलिन से भी रेजिस्टेंट हो गया। और अब वो मेथिसिलिन से रेजिस्टेंट किस लिहाज से हुआ है, जाहिर है उसने कोई ना कोई डिटूर लिया है और वो उस एक पर्टिकुलर मेथिसिलिन के अगेंस्ट काम करना शुरू हो गया है। अब आइए मैं आपको यहां से जो है वो बताता हूं, इस बैक्टीरिया को जो मेथिसिलिन के अगेंस्ट है इसको कहते हैं मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफिलोकोकस ऑरियस या MRSA। ठीक है, ये जो है वो कब डेवलप होता है, ये 1961 में डेवलप होता है। ठीक है, और मेथिसिलिन किस तरह वर्किंग करती है देखिए। मेथिसिलिन वर्क्स बाय डीएक्टिवेटिंग एन एंजाइम दैट बैक्टीरिया यूज टू सिंथेसाइज देयर सेल वॉल्स। However, some S. aureus population included individuals that were able to synthesize their cell wall using a different enzyme that was not affected by methicillin। Straightforward क्या हुआ कि वो एंजाइम ही चेंज हो गया, और जब एंजाइम ही चेंज हो गया तो सबस्ट्रेट ही चेंज हो गया, एंड दैट चेंज ऑफ सबस्ट्रेट कॉज दैट एंटीबायोटिक टू गो इन वेन। नाउ दैट एंटीबायोटिक इज यूजलेस, अब आप उसको दोबारा यूज नहीं कर सकते। तो ये वो टोटल जो है वो फिनोमिना है कि जिसमें आप देख सकते हैं कि बैक्टीरिया कैसे रेजिस्टेंट होते हैं। अच्छा, फिर एक और बात, बैक्टीरिया सिर्फ रेजिस्टेंट होते नहीं है ना, प्रॉब्लम ये है बैक्टीरिया अपने साथ साथ अपना जेनेटिक मटेरियल ट्रांसपोर्ट करने की सलाहियत भी रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बैक्टीरिया एक फिनोमिना यूज करते हैं जिसको आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। एक फिनोमिना होता है जो कहा जाता है कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन कहा जाता है, और कॉन्जुगेशन के जरिए बैक्टीरिया अपना जेनेटिक मटेरियल ट्रांसपोर्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, ये एक अदर बैक्टीरिया है, और ये बैक्टीरिया जो है ये अपना जेनेटिक मटेरियल दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसपोर्ट करता है बाय द हेल्प ऑफ सेक्स पिलाई। आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि सेक्स पिलाई क्या होते हैं। ठीक है, ये F+, ये वाला F+ है, ये F- बैक्टीरिया है। दो तीन अंदाज से बैक्टीरिया अपना जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर कर सकते हैं। याद रखिए, जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर करने की एबिलिटी ज्यादातर सिर्फ उनमें होती है जिनमें प्लाज्मिड होता है, यानी वो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए जो उसके बेसिक क्रोमोसोमल डीएनए से डिफरेंट है। ये आपका प्लाज्मिड है, और प्लाज्मिड के होने की वजह से आप इस एक बैक्टीरिया को क्या नाम देते हैं, आप इस बैक्टीरिया को कहते हैं F+, और F+ का मतलब होता है फर्टिलिटी फैक्टर पॉजिटिव, यानी फर्टिलिटी फैक्टर मौजूद है और इसके अंदर प्लाज्मिड नहीं होगा। और आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि बैक्टीरिया में आमतौर पर जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट होती है वो होती प्लाज्मिड में ही है।
अब इससे क्या मतलब निकल रहा है? इससे मतलब ये निकल रहा है कि अगर बैक्टीरिया में प्लाज्मिड मौजूद है तो उसके अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट मौजूद है, और अगर वो प्लाज्मिड अगले बैक्टीरिया में ट्रांसपोर्ट कर देता है तो वो भी F+ बन जाएगा। इसका मतलब है उसके अंदर भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस आ जाएगी। अब मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर दो तरह की कॉन्जुगेशन बताने लगूँ, इससे ज्यादा नहीं बताऊंगा, और भी होती है लेकिन मैं इससे ज्यादा आपको नहीं बताऊंगा। एक कॉन्जुगेशन ये होती है जिसमें सिर्फ प्लाज्मिड ट्रांसपोर्ट होता है। दूसरी तरह की कॉन्जुगेशन वो होती है जिसमें जो बैक्टीरिया का क्रोमोसोमल डीएनए है, ये फर्ज कर लें क्रोमोसोमल डीएनए बैक्टीरिया का, वो डीएनए जो कि बैक्टीरिया के लिए जरूरी है, ठीक है, क्रोमोसोमल डीएनए। ये जो बैक्टीरिया का क्रोमोसोमल डीएनए है, ये इसके साथ प्लाज्मिड एसोसिएट हो जाता है, जस्ट लाइक वो जो बैक्टीरियोफेज नहीं होता, बैक्टीरियोफेज एसोसिएट हो जाता है, ठीक है। तो ये जो प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड एसोसिएट हो जाता है। अब क्या होता है, अब ये बैक्टीरिया अगर दरमियान में से ये ब्रिज ना तोड़ा जाए तो ये बैक्टीरिया जब दूसरे बैक्टीरिया में अपना जेनेटिक मटेरियल ट्रांसपोर्ट करेगा तो वो सिर्फ इतना टुकड़ा नहीं करेगा बल्कि अपना पूरा जेनेटिक मटेरियल F- में ट्रांसपोर्ट कर देगा। ऐसी सूरत में क्या होगा, दोबारा सुनिए ये चीज अगर समझ नहीं आई तो, मैंने आपको कहा है कि जो प्लाज्मिड है वो क्रोमोसोमल डीएनए में क्या हो जाएगा, एसोसिएट हो जाएगा। ऐसी सूरत में प्लाज्मिड को ट्रांसफर करने की नीयत से बैक्टीरिया क्या कर बैठेगा कि सिर्फ प्लाज्मिड को ट्रांसपोर्ट नहीं करेगा बल्कि उसके साथ साथ क्रोमोसोमल डीएनए को भी ट्रांसपोर्ट कर बैठेगा। ऐसी सूरत में क्या होगा कि ना सिर्फ उस बैक्टीरिया में जो दूसरा बैक्टीरिया जो F+ बनने जा रहा है, ना सिर्फ उस बैक्टीरिया में प्लाज्मिड वाले जीन आ जाएंगे बल्कि उस बैक्टीरिया में दूसरे बैक्टीरिया के जीन्स भी ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे। अगर उसके क्रोमोसोमल डीएनए में कोई यूजफुल जीन है तो वो यूजफुल जीन दूसरे बैक्टीरिया में भी चला जाएगा। मतलब क्या होगा, इस बात का टोटल सम अप करें, मतलब ये होगा कि कॉन्जुगेशन के जरिए बैक्टीरिया ना सिर्फ प्लाज्मिड के जीन ट्रांसपोर्ट कर सकता है बल्कि खुद के अपने जीन भी ट्रांसपोर्ट कर सकता है। ऐसी सूरत में क्या होगा कि पूरा जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट का पूरा जो रजिस्टर है वो दूसरे बैक्टीरिया को उठाकर दे दिया जाएगा। और इस तरीके से, और आपको पता है कि बैक्टीरिया जब बाइनरी फिजन करने पे आता है तो वो रुकता नहीं है, फिर वो हालात साजगार होने पे वो डिवाइड पे डिवाइड करता चला जाता है, और ये आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। इस तरह से बैक्टीरिया की नस्ल जो है वो बढ़ती चली जाती है और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया क्रिएट होते चले जाते हैं। अब यहाँ पर बैक्टीरिया के डीएनए में वो क्या चीज होती है जो उसको इतनी तेजी से बैक्टीरिया एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बनाती है? मैंने आप लोगों को एक दफा पहले आरएनए के हवाले से कहा था कि आरएनए में जब म्यूटेशन आती है तो उसको रिपेयर करने के लिए कोई दूसरा एंजाइम मौजूद नहीं होता। बिल्कुल ऐसे ही बैक्टीरिया में भी जब आपने रिपेयरिंग करनी होती है तो रिपेयरिंग करने का मैकेनिज्म बैक्टीरिया में उस तरह का नहीं है जिस तरह का यूकैरियोट्स में है। ऐसी सूरत में बैक्टीरिया दोनों साइड की म्यूटेशन आ सकती है, लीथल भी आ सकती है, प्रोडक्टिव भी आ सकती है, और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया के लिए प्रोडक्टिव म्यूटेशन है। तो इस वजह से बैक्टीरिया बहुत तेजी से म्यूटेट करता है और बहुत स्पीडीली जो है वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट क्रिएट कर सकता है। यहाँ एक दो पॉइंट रखे हुए हैं, वो यहाँ पे बोल के उसके बाद फिर मैं इंशाल्लाह आपसे क्वेश्चन लेता हूँ। जी, सबसे पहले नेचुरल सिलेक्शन के हवाले से फर्स्ट जो चीजें अंडरस्टैंड करने वाली हैं वो समझिएगा। फर्स्ट, नेचुरल सिलेक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ एडिटिंग, नॉट अ क्रिएटिव मैकेनिज्म। A drug does not create resistant pathogen, it selects for resistant individuals that are already present in the population। यानी बेसिकली जो ड्रग है उसको भी नहीं पता कि फलां ऑर्गेनिज्म जो है वो म्यूटेट कर चुका है और फलां ऑर्गेनिज्म ने म्यूटेट नहीं किया। ड्रग सिर्फ और सिर्फ उसके ऊपर जाकर एक्ट करेगी कि जिसके पास मैकेनिज्म नहीं है। दूसरे बैक्टीरिया अगर बच जाएंगे तो वो बाय चांस नेचर उनके उस जेनेटिक मटेरियल को सिलेक्ट कर बैठेगी तो वो बच जाएंगे। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है, अब दूसरा पॉइंट वो यही कहने वाला है, इसका मतलब ये भी नहीं है कि अगर उस एक पर्टिकुलर एंटीबायोटिक से वो बच गए हैं तो सबसे बच जाएंगे। इसका मतलब है नेचुरल सिलेक्शन का मतलब ये नहीं है कि अगर किसी कैरेक्टर को प्रेफर किया जाता है तो वो पूरी अर्थ के इन्वायरमेंट के लिए, पूरी अर्थ के जो कंडीशंस अवेलेबल है उन सब के लिए वो कैरेक्टर फेवरेबल होगा, नहीं। वो अपने उस एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में वो पॉपुलेशन अच्छे तरीके से सरवाइव करेगी। अगर वो इन्वायरमेंट एक्सचेंज करती है तो हो सकता है कि जो नेचर है वो उसको प्रेफर ना करे और वो ऑर्गेनिज्म वहां से डिलीट कर दिया जाए। सेकेंड पॉइंट गालिबन यही है, इन स्पीशीज दैट प्रोड्यूस न्यू जनरेशन इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, एवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन अकर्स रैपिडली। हाँ,
कुछ ही अरसे बाद जो है, यानी जो बहुत तेजी से रिप्रोड्यूस करते हैं उनमें एवोल्यूशन आने के चांसेस भी उतने ज्यादा होते हैं। और उसकी वजह ये भी होती है कि जो तेजी से रिप्रोड्यूस करते हैं उनमें म्यूटेशंस को इग्नोर करने का मैकेनिज्म भी बहुत ज्यादा होता है, तो जिसकी वजह से वो ज्यादा से ज्यादा जो है वो वैरायटी करा सकते हैं। तीसरी बात, natural selection depends on time and place. It favors those characters in a genetically variable population that provide an advantage in current local environment। बात खत्म करिए उसमें कि जो करंट लोकल एनवायरनमेंट है सिर्फ उसको प्रेफर किया जाएगा, अगर वो फेवर कर रहा है तो ठीक है, लेकिन यूनिवर्सल कोई भी सिलेक्शन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो उस एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट के हिसाब से ही अडेप्टेशन को सिलेक्ट किया जाएगा, यूनिवर्सल अडेप्टेशन कोई भी नहीं होती। तो दिस इज द सम ऑफ नेचुरल सिलेक्शन इन योर बुक। जी बेटा, अब बताइए। अगर वो ऑर्गेनिज्म मतलब एक कैरेक्टर के लिए सिलेक्टेड है नेचर में, तो ये जो दूसरे फिनोमेना है मतलब नेचर के, उस पर कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं करते? जी बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, नेचर के डिफरेंट फिनोमिना ऑर्गेनिज्म के डिफरेंट कैरेक्टर्स पे इफेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, एक है टेम्परेचर टॉलरेंस, एक है पीएच टॉलरेंस, एक है कोई भी केमिकल टॉलरेंस, एक है वाटर टॉलरेंस, ऑस्मोटिक प्रेशर की टॉलरेंस। ये इन सब के लिए डिफरेंट तरह के नेचर में फिनोमिना है। जैसे हाँ, एक और बात, कुछ फिनोमिना ऐसे हैं जो कि एक से ज्यादा कैरेक्टर्स पर असरअंदाज होते हैं, जैसे ऑस्मोटिक रेगुलेशन और टेम्परेचर रेगुलेशन। इन दोनों का आपस में खासा गहरा ताल्लुक होता है व्हेन इट कम्स टू वाटर, क्योंकि वाटर दो काम कर रहा है। वाटर ऑर्गेनिज्म में ऑस्मोटिक प्रेशर भी मेंटेन कर रहा है और उस ऑर्गेनिज्म का टेम्परेचर स्टेबलाइजर भी है। ऐसी सूरत में वाटर जो एक ही कैरेक्टर है, फॉर एग्जांपल टेम्परेचर जो है वो उस ऑर्गेनिज्म के इकट्ठे दो कैरेक्टर्स पर जो है वो असरअंदाज हो सकता है। तो बहुत से ऑर्गेनिजम्स ने इसीलिए ऐसे इन्वायरमेंट में रहना प्रेफर कर लिया जिसमें किसी एक में चेंज आए दूसरे में ना चेंज आए, या बहुत से ऑर्गेनिज्म ऐसे इन्वायरमेंट में रहते हैं जिसमें दोनों में चेंज नहीं आता। फॉर एग्जांपल, कुछ ऑर्गेनिज्म हैं जो एट ए टाइम थर्मो कन्फॉर्मर भी हैं, ऑस्मो कन्फॉर्मर भी हैं। वो ऐसे इन्वायरमेंट में रह रहे हैं जहां ना तो सॉल्ट का चेंज आता है, सोल्यूट का चेंज आता है, और ना ही टेम्परेचर का चेंज आता है। ठीक है, लेकिन अगर वहां पर टेम्परेचर का चेंज आएगा तो वो दोनों कैरेक्टर्स पर असरअंदाज होगा। इसका मतलब ये हुआ कि वो ऑर्गेनिज्म करंटली सिर्फ उस कंडीशन से जो है वो इम्यून कह लें या हैबिचुएट कह लें, सिर्फ उस एक पर्टिकुलर कंडीशन से हैबिचुएट हुए हैं जिसमें वो रह रहे हैं। अगर वो उसको चेंज कर लेते हैं तो उनका एनवायरनमेंट उन दोनों कैरेक्टर्स पर असरअंदाज होगा। ऐसा बिल्कुल है कि सम टाइम एक ही कैरेक्टर, एक ही एनवायरमेंटल फिनोमिना दो पर असरअंदाज हो रहा होता है, सम टाइम दो मिलकर एक पर असरअंदाज हो रहे होते हैं। तो सिलेक्शन सिर्फ और सिर्फ तब कामयाब होगी जब वो दोनों के लिहाज से अपने आप को ढाल लेगा। ठीक है, ये है जो इसके पीछे पूरी थ्योरी है। जी बेटा। सर, जैसे आपने बताया ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का, कि एंटीबायोटिक अगर किसी बैक्टीरिया पे इफेक्ट कर रही है और वो बाई चांस बच जाता है, अब मेरे के ऊपर तो इसका इफेक्ट ही नहीं हुआ, फिर उसको कैसे पता चलेगा ये मेरे लिए नुकसानदेह थी? वो तो बच गई है जैसे। नहीं, वो बिल्कुल नहीं, उसको नहीं पता कि ये मेरे लिए नुकसानदेह, उसको तो बिल्कुल नहीं पता, वो तो बाई चांस बचा है। जैसे मैंने कल भी कहा था कि इसमें एवोल्यूशन जो है वो बाई चांस है बहुत से केसेस में। और मोस्टली सिलेक्शन प्रेशर के बारे में आपका क्या ख्याल है कि सिलेक्शन प्रेशर के नतीजे में किसी भी ऑर्गेनिज्म का बच जाना वो उस ऑर्गेनिज्म के अपने इख्तियार में नहीं था। किसी भी ऑर्गेनिज्म को नहीं पता कि मैंने ये कैरेक्टर इसलिए बनाया है क्योंकि ये मेरी फेवर में, नहीं, वो एक सिलेक्शन प्रेशर से बच जाने के तरीके नतीजे में फिटेस्ट की कैटेगरी में आ जाने की वजह से वो ऑर्गेनिज्म बच गया। तो जैसे कल एक मिनट, जैसे कल बात हुई थी, एनी ने बात की थी कि वो रिप्रोडक्टिव एज तक पहुंच जाए, तो अगर वो ऑर्गेनिज्म फला 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 कैरेक्टर्स जो हैं उसके अंदर मौजूद हैं और वो किसी नेचर के फिनोमिना के नेगेटिव इफेक्ट से बच गया है और अपनी रिप्रोडक्टिव एज तक पहुंच गया है, तो वो अपने जेनेटिक मटेरियल को आगे प्रोपेगेट कर सकता है। जी अब बोलिए। वो तो बच गया है। अगर इस तरह से कोई अब उसको जैसे वो आगे ट्रांसफर करे अपने जेनेटिक मटेरियल को, अब उसको तो नहीं पता ना ये अच्छी चीज थी या बुरी चीज थी, वो तो वैसे बस ट्रांसफर किए जा रहा है इनके।
अगर कोई इस तरह कोई थोड़ा बहुत यानी कि उसको हार्म भी पहुंचेगा तो वो भी तो आगे ट्रांसफर होगा फिर इस तरह से जी तो। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा है कि अगर उसको स्लाइटली हार्म हो रहा है जो उसकी लाइफ पे इफेक्ट नहीं कर रहा, तो शुरू शुरू में तो वो प्रोपेगेट करता जाएगा, रिप्रोड्यूस करता जाएगा। बट व्हाट इफ आगे जाकर वही नुकसान मोर पावरफुल होता जाए, अल्टीमेटली क्या होगा कि वो जो एक पर्टिकुलर कैरेक्टर था जो नेचर से बच बच के आगे जा रहा था वो पकड़ा जाएगा। तो ये बगैर शऊर के बाय चांस एक मैकेनिज्म है जो आगे चल रहा है। जी और कोई सवाल? और सर ये कि कुछ जैसे बैक्टीरिया होते हैं ना वो सिर्फ ह्यूमन के लिए स्पेसिफिक होते हैं ना, तो अगर एक ह्यूमन से वो दूसरे ह्यूमन में किस तरह से वो ट्रांसफर होंगे, मतलब वो भी किस तरह से, मतलब एक ह्यूमन के अंदर तो रेजिस्टेंस वो आ गई है ना उनके खिलाफ, मतलब एंटीबायोटिक के खिलाफ, या आई एम वो सॉरी, दूसरे ह्यूमन मुझे की ना भी मुझे ना आपका मैं एक इम्पोर्टेंट मैसेज आया हुआ था, मैं आपका सवाल दरमियान में छोड़ गया, मुझे ज़रा दोबारा सवाल रिपीट कीजिएगा प्लीज़ अपना। सर मैं ये कह रही हूँ कुछ जैसे है ना एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस वो ह्यूमंस के लिए स्पेसिफिक है, यानी कि एनिमल्स वगैरह के लिए नहीं है, तो वो एक इंसान से दूसरे इंसान में किस तरह से शिफ्ट होती है कि हर इंसान ही उसके खिलाफ, जैसे अब वो कहते हैं कि न्यू न्यू एंटीबायोटिक्स बन रही हैं क्योंकि हम इसके खिलाफ रेजिस्टेंस होते जा रहे हैं, तो हम तो मतलब हर इंसान तो वो एंटीबायोटिक यूज नहीं कर रहा ना, फिर भी वो उसके खिलाफ रेजिस्टेंस हो रहा है। हम तो क्या रे- ये फूड की वजह से है या फिर हम रेजिस्ट होते जा रहे हैं। मतलब हमारी बैक्टीरिया? हाँ, हमारे बैक्टीरिया रेजिस्ट होते जा रहे हैं। उसमें ये है कि इसमें भी आप यूँ कहेंगे ना कि जो आगे आने वाला पर्सन है उसमें भी अगर तो बैक्टीरिया फॉर एग्जांपल, सबसे पहली बात तो ये है कि जो हमारा माइक्रोफ्लोरा है वो बनता कैसे। सबसे पहला सवाल तो ये है कि जो हमारा माइक्रोफ्लोरा है वो कैसे बच्चों में जाता है। फॉर एग्जांपल मदर फीड के जरिए जाता है। फॉर एग्जांपल अगर बच्चा जो है वो सॉइल मिट्टी खाता है या डिफरेंट तरह की चीज़ें खाता है, उसमें से बैक्टीरिया जो हैं वो उसमें जाते हैं। ठीक है, ये इस तरह से उसका माइक्रोफ्लोरा आहिस्ता आहिस्ता बनता है। बच्चे का माइक्रोफ्लोरा शुरू में ही नहीं बन जाता, जिसकी वजह से बच्चे के माइक्रोफ्लोरा में माइक्रोफ्लोरा ना होने की वजह से शुरू में बच्चे का फूड बहुत लिमिटेड होता है, क्योंकि उसका माइक्रोफ्लोरा आहिस्ता आहिस्ता बनता है बाय ईटिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड। ठीक है, बाय हैविंग डिफरेंट काइंड ऑफ वाटर। ठीक है, डिफरेंट जगह से जाकर डिफरेंट तरह का वाटर पीता है, तब जाकर जो है वो उसका माइक्रोफ्लोरा अंदर बनता है। तो अब अगर ये माइक्रोफ्लोरा जो है ये रेजिस्टेंट नहीं है, तो ऐसी सूरत में ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि वो कोई एक एंटीबायोटिक खाए और उसके माइक्रोफ्लोरा की एक फैमिली एलिमिनेट हो जाए। क्योंकि आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि जो एंटीबायोटिक है वो समटाइम पेट खराब कर देती है, और खासतौर पर बच्चों का तो पेट खास तौर पर खराब कर देती है। उसकी एक वजह ये भी है। ठीक है, तो ये जो इसमें हरगिज जरूरी नहीं है कि अगले इंसान में वही बैक्टीरिया जाएंगे जो ऑलरेडी रेजिस्टेंट है। नहीं, अगले पैदा होने वाले इंसान में जो बैक्टीरिया जाएंगे हो सकता है उनमें से फिर कुछ सेलेक्ट हो जाएं, क्योंकि वो रेजिस्टेंट हो चुके हैं किसी वजह से। हम जो एंटीबायोटिक दे रहे हैं बाय चांस वो उससे ऑलरेडी रेजिस्टेंट आए हैं, फिर तो वो माइक्रोफ्लोरा बनाएंगे, वरना उनका माइक्रोफ्लोरा बनना मुश्किल हो जाएगा। जी सर मतलब एक इंसान से दूसरे इंसान में माइक्रोब्स रेजिस्टेंस वाले ये बैक्टीरिया शिफ्ट होने का बस एक ही तरीका है ये, जैसे पूरी पॉपुलेशन एंटीबायोटिक के खिलाफ रेजिस्टेंस होती जा रही है, तो वो किस क्या उसमें फैक्टर्स, फूड वाले फैक्टर्स आएंगे? जी, उसमें यही फैक्टर्स आएंगे। मैंने जहां तक पढ़ा है ना, क्योंकि मैं अभी भी इस सवाल का जवाब तलाश कर रहा हूँ कि बच्चा जो पैदा होने वाला है उसके अंदर माइक्रोफ्लोरा कैसे बन रहा है। क्योंकि इनिशियली तो वो मदर फीड ले रहा है, उसके अलावा वो मिट्टी शट्टी खाता है, सारा कुछ करता है। तो शायद जहां तक मुझे जवाब मिला इनिशियली वो ये है कि बाय दी एज वो चीज़ डेवलप होना शुरू होती है, उसके अंदर माइक्रोफ्लोरा बनना शुरू होता है उसके माउथ में और उसके इंटेस्टाइन में। वो फूड की वजह से होता है, मदर से नहीं आता। क्योंकि याद रखिए हमारे ब्लड में बैक्टीरिया नहीं होते, बैक्टीरिया बहुत बड़ा सेल है वायरस के मुकाबले में। ठीक है, अगर मदर फीड कर रही है और वायरस ट्रांसफर हो सकता है वो एक अलग बात है। अगर आप वायरस के मुकाबले में बैक्टीरिया को उसी रूट से ट्रांसफर करने की कोशिश करते हैं तो वो बैक्टीरिया हमारे ब्लड में नहीं होता। बैक्टीरिया हमारे किसी ऑर्गन में तो जरूर हो सकता है, ब्लड में नहीं हो सकता।
ठीक है। तो ये इस फिनोमिना के हवाले से जब आप सोचते हैं तो जो माइक्रोफ्लोरा है वो किसी इंसान के जरिए दूसरे इंसान का नहीं बनता, बल्कि वो जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं उनके जरिए बनता है। इसकी एक और जो है वो मिसाल मैं आपको इंशाल्लाह किसी और टाइम दूंगा। मेरे वो ब्लड एंटीबॉडीज के हवाले से एक और मिसाल है, लेकिन वो मैंने अगर बताई तो यहाँ कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। ये मेरी अपनी जो स्टडी अब तक की है वो ये कहती है, आगे क्या बनता है वो एक अलग बात है। आज टाइम कहाँ गया सर? अच्छा वो शुरू में प्रेजेंटेशन का जी बेटा बताइए। सर एवोल्यूशन तो बाय चांस होती है, जी। लेकिन सर नेचुरल सिलेक्शन को तो हम बाय चांस नहीं कह सकते ना। एक मिनट, सॉरी ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज बताया हुआ था हमारे हेड ऑफिस की तरफ से, इस वजह से फिर मैं थोड़ा सा नेचुरल सिलेक्शन को हम बाय चांस क्यों नहीं कह सकते बेटा? क्योंकि सर नेचुरल मतलब एवोल्यूशन तो हो गई ना बाय चांस, मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म को नहीं पता कि उसके लिए ये जीन बेनिफिशियल है या जो भी है, पर सर जो नेचुरल सिलेक्शन है वो तो प्रॉपर एक सिलेक्शन है ना, वो कैसे मतलब वो बाय चांस कैसे हो गई? मतलब इतना बड़ा प्रोसेस जो शुरू से हो रहा है वो बाय चांस कैसे हो सकता है? आपके सवाल के कई एंगल्स बन रहे हैं बेटा। सबसे पहले तो आप कह रही हैं कि एवोल्यूशन बाय चांस है, नेचुरल सिलेक्शन बाय चांस नहीं है। बेटा एवोल्यूशन दो चीजों का नाम है, एडेप्टेशन और नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन एवोल्यूशन से बाहर नहीं है। अब आपका मैं सवाल ठीक करता हूँ, जो आप पूछना चाह रही हैं। नहीं सर, मेरा मतलब एवोल्यूशन नहीं था, सॉरी, मेरा मतलब था चेंजेस। चेंजेस हाँ बाय चांस है, सिलेक्शन बाय चांस नहीं है। हाँ बिल्कुल। अब सुनिए, आप बेसिकली जो पूछना चाह रही हैं ये वो चीज है जो कि मैंने इस चैप्टर के शुरू में डिस्कस की थी कि हम दो चीजें इन 4-5 चैप्टर्स में पढ़ेंगे, पैटर्न ऑफ एवोल्यूशन और प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन। ठीक है, आप ये कहना चाह रही हैं कि पैटर्न ऑफ एवोल्यूशन तो बाय चांस है, जैसे फॉर एग्जांपल किसी एक ऑर्गेनिज्म में चेंज आता है और वो आगे रिप्रोड्यूस करके आगे पहुंचा देता है, ठीक है, तो वो एक बाय चांस है। लेकिन प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन बाय चांस नहीं है। देखिए याद रखिए, नेचर के फिनोमिना बड़े फिक्स्ड है। नेचर के फिनोमिना बड़े फिक्स्ड है। उन नेचर के फिक्स्ड फिनोमिना के ऊपर वो एक कसौटी है। कसौटी जो है वो हमेशा, उसको अगर आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो उसके लिए सिंपलेस्ट वर्ड बनता है स्टैंडर्ड। कुछ चीजें स्टैंडर्ड है नेचर में, ठीक है। अगर उन स्टैंडर्ड्स पे वो पैटर्न ऑफ एवोल्यूशन पूरा उतर रहा है तो हम ये कहेंगे कि वो चांस कामयाब है, ठीक है। लेकिन अब एक और बात पर भी तवज्जो दें, वो ये है कि नेचर के फिनोमिना, साइंटिफिकली बात करनी है हमने, नेचर के फिनोमिना साइंस के अकॉर्डिंगली भी तो चांस से ही बने हैं ना। तो नेचर के फिक्स्ड फिनोमिना बेशक अब वो फिक्स्ड है, लेकिन वो जो नेचर के फिनोमिना है साइंस के अकॉर्डिंगली वो भी तो चांस से ही बने। क्या वजह है कि मरीज के ऊपर वो वाले फिनोमिना नहीं है कि जो हमें फेवर करें? हम क्यों नहीं जा सकते मरीज पे? वहां की जो नेचुरल फिनोमिना है वो हमारे अगेंस्ट है। अब वहां जाके या तो ह्यूमन की बहुत बड़ी पॉपुलेशन स्ट्राइव करे कि नहीं हमने इस सिलेक्शन प्रेशर में जीना है, जीना होगा, मरना होगा, वो सारे मर जाते। अब ऐसी सूरत में क्या होगा कि वो जो सिलेक्शन प्रेशर है वहां के जो फिनोमिना है साइंस के मुताबिक वो बाय चांस एक स्टैंडर्ड बन चुका है। अब उस स्टैंडर्ड को आप कर सकते हैं नहीं कर सकते, वो आपके प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन का कसूर है। तो इसका मतलब ये है कि वो जो बिग बैंग से लेकर अब तक जो कुछ चलता आ रहा है साइंस के अकॉर्डिंगली एवरीथिंग इज अ चांस। क्या वजह है कि ये जो आपके पता नहीं कितने प्लैनेट्स हैं, मैं तो नंबर भी भूल जाता हूँ, जितने भी आपके प्लैनेट्स हैं उनमें अर्थ सेलेक्ट हुई है। साइंस के अकॉर्डिंगली ये भी एक चांस है जो कि अर्थ का आइडियल डिस्टेंस है सूरज से, जिसकी वजह से इस अर्थ के ऊपर लाइफ पॉसिबल है। सर देखें जो अब ऑब्वियसली मतलब अगर हम अपनी चेंज की बात करें या अर्थ की चेंज की बात करें, वो तो सारा ही बाय चांस है ना, मतलब जो भी ग्रोथ हुई है। हाँ, लेकिन मैं बात कर रही हूँ
सिलेक्शन की कि चले हम यहाँ हमारी एवोल्यूशन बाय चांस चेंजेस बाय चांस हुई हैं, अर्थ में चेंजेस बाय चांस हुई है, बाय चांस लाइफ जो है वो अर्थ पे शुरू हुई, इवॉल्व हुई। तो लेकिन सिलेक्शन है कि अब जो इन्वायरमेंट है उसने सिलेक्ट करना है कि ये वाला ऑर्गेनिज्म इसमें यहाँ सर्वाइव कर पाएगा। तो जो ये सिलेक्शन है ये तो बाय चांस हो ही नहीं सकती ना, क्योंकि ये तो प्रॉपर प्लान प्रोसीजर है कि जो जो इस क्राइटेरिया पे उतरेगा वही करेगा, चाहे वो ऑर्गेनिज्म बाय चांस ही वो जीन्स लेके आया, चाहे वो इनकाउंटर कॉस इन्वायरमेंट के साथ बाय चांस ही हुआ है। जी हाँ, इस लिहाज से आप देखें, असल में एवोल्यूशन किन में हो रही है? एवोल्यूशन हो रही है ऑर्गेनिजम्स में, ठीक है। नेचर भी अपने आप को चेंज करती है। आप गौर करें, अगर आप जो है वो थ्रू आउट द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन देखें तो आप साथ के साथ अपने आप को एक स्टैटिक कंडीशन में नहीं रखते, बल्कि आप दो तीन चीजों को साथ रिलेट करते हैं। फॉर एग्जांपल, आप अर्थ की टोपोग्राफी को रिलेट करते हैं कि अर्थ के टोपोग्राफी में क्या चेंज आया, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, ठीक है। आप क्लाइमेट चेंज को भी साथ के साथ रखते हैं कि क्लाइमेट में क्या चेंज आया जिसकी वजह से ऑर्गेनिज्म यहाँ पर रहने के काबिल हुआ। इसका मतलब है इन्वायरमेंट भी चेंज हुआ है, नेचर की फोर्सेस, जो नेचर के फिनोमिना हैं वो भी चेंज हुए हैं, और उन्हीं के मुताबिक ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो सरवाइव हुए हैं। विच मीन्स कि अगर ये चेंज लिविंग ऑर्गेनिजम्स में आ रहा है तो बेटा ये चेंज क्लाइमेट में भी आ रहा है, और क्लाइमेट में भी किसी एक पैटर्न का कुछ अरसे के लिए प्रिवेल कर जाना बाय चांस है। फॉर एग्जाम्पल आइस एज है, कुछ अरसे के लिए प्रिवेल हुई, बहुत से ऑर्गेनिजम्स एकदम फेवर हो गए। आइस एज खत्म होती है, वो तमाम ऑर्गेनिज्म आजकल हमें बर्फ के नीचे से मिल रहे हैं। इसका मतलब क्या है, जो क्लाइमेट और जो नेचर के फिनोमिना है उनमें भी शिफ्ट है, वो भी उतने परफेक्ट नहीं है जितने आप सोच रही हैं, यानी वो भी उतने कंफर्म नहीं है जितने आप सोच रही हैं। अभी क्लाइमेट का शिफ्ट आता है, एक स्पीशीज अभी जो है वो सर्वाइव कर रही है, उसी टाइम पे दूसरी स्पीशीज को फेवर कर दिया जाता है। तो इसका मतलब ये है कि जो अनसर्टेनिटी है वो सिर्फ एवोल्यूशन में नहीं है, बल्कि वो आपकी नेचुरल फिनोमिना पे भी है। तो सर जहाँ बाय चांस क्लाइमेट चेंजिंग आ गई वहाँ तो हम लोग जेनेटिक ड्रिफ्ट अप्लाई नहीं करेंगे? हो सकता है आप कर ही ना सके, मतलब वो ऐसा सवियर चेंज हो कि वो पॉपुलेशन ही उड़ जाए, ये भी तो हो सकता है। तो सर यही तो जेनेटिक ड्रिफ्ट है ना, कि अचानक कोई डिजास्टर आ जाए और पॉपुलेशन ही चली जाए। तो यहीं से एवोल्यूशन जो है वो वाइप आउट हो जाती है। अब कहाँ की एवोल्यूशन, एक पूरी पॉपुलेशन वाइप आउट हो गई, अब कौन सी एवोल्यूशन आएगी? ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि बुनियादी तौर पे आपका जो नेचर के फिनोमिना है उनका जो चेंज है वो भी फिक्स्ड नहीं है, वो भी चेंज होता है, जिसकी वजह से ऑर्गेनिजम्स की इतनी वैरायटी हमें मिलती है कि वो, जैसे आप कहते हैं कि एक पानी का टेम्परेचर एकदम चेंज हो जाता है, एक जगह पे पानी का टेम्परेचर चेंज होना शुरू हो जाता है, अब उस जगह पे जो सर्वाइव करते हैं वो एक खास तरह के ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब वो जो नेचर का फिनोमिना है वो भी चेंज हुआ है। तो ये भी नेचुरल सिलेक्शन भी एक जनरल टर्म का नाम है। अब उसमें जो ऑर्गेनिज्म फिट हो गया हो गया। अब ये भी चांस है कि वो नेचर किस टाइम पे क्या प्रेफर कर रही है और किस टाइम पे क्या प्रेफर कर रही है। सर इसका मतलब ये है, एक मिनट समीना ठहरिएगा, समीना एक मिनट, सुमेरा कुछ बोल रही थी, ठहरिएगा सुमेरा, बोलिए आप। सर मैं ये कह रही थी, ये जो हमारे अंदर भी तो एवोल्यूशन हो रही है ना, जैसे वो कम कम होती जा रही है, तो सिर्फ इसमें फूड वाला फैक्टर है या और भी जैसे वाला भी फैक्टर है? दांतों की बात कर रही हैं? नहीं, हाइट जो अब कम होती जा रही है। हाइट कम होती जा रही है? इंसानों की हाइट कम नहीं होती जा रही, जैसे हम पहले वाले लोगों को कंपेयर करें तो? बेटा मसला ये है कि अगर आप साइंस के हवाले से कंपेयर करते हैं तो साइंस तो ये कहती है कि कमी नहीं है, बल्कि ह्यूमन का कद जो है, कद और एज, कद में अगर ज्यादा फर्क नहीं भी आया तो एज बढ़ गई है, ठीक है। तो कद के हवाले से भी ये बिल्कुल नहीं है कि ह्यूमन का कद इस वक्त जो है वो बिल्कुल सही और बिल्कुल नॉर्मल है, साइंटिफिकली तो ये बात है। जी समीना। सर आपने कहा है ना कि नेचर में मतलब जो फिनोमेना है ये अल्टरनेट करते रहते हैं, फिक्स नहीं होते, मतलब
मतलब तो मतलब कि एक फिनोमेना पे फिर डिफरेंट और मतलब सिलेक्ट हो सकते हैं ना। बेटे आपकी आवाज कट गई समीना, बिल्कुल ना दरमियान में सिग्नल ड्रॉप हो गया। एक दफा और अपना क्वेश्चन, आप में से किसी को अगर इनका क्वेश्चन समझ आया तो प्लीज मुझे रिपीट कर दें, मुझे आवाज नहीं आई। सर मैं ये कह रही थी कि आपने कहा है कि नेचर में मतलब फिनोमेना जो होते हैं मतलब वो अल्टरनेट करते हैं, मतलब फिक्स नहीं होते। जी तो फिर जो ऑर्गेनिज्म सिलेक्ट होगा वो सेम फिनोमेना पे डिफरेंट ऑर्गेनिज्म सिलेक्ट हो सकते हैं ना डिफरेंट टाइम में। जी बिल्कुल ऐसा ही है। फॉर एग्जाम्पल ये एग्जाम्पल के साथ ही हमें जो है वो खत्म करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल जब डायनासोर्स के टाइम में, मैं ये एग्जाम्पल अक्सर लाऊंगा क्योंकि ये सबसे मुनासिब एग्जाम्पल है। डायनासोर के टाइम में जब मेटेरॉइड गिरने का हमें पता लगता है तो उस दौर में हमें ये पता लगता है कि तमाम डायनासोर जो हैं वो इस वजह से नहीं मरे थे कि वो मेटेरॉइड के इम्पैक्ट के अंडर आए थे, लेकिन वो इस वजह से जरूर मरे थे कि एक बहुत बड़ी जो पॉपुलेशन है वो और ऑर्गेनिजम्स की भी, जो उनके प्रे थे, जो उनके शिकार थे, वो खत्म हो गए थे, जिसकी वजह से वो जो डायनासोर्स थे वो वहां पर सरवाइव नहीं कर सके। फिर आइस एज का जो इम्पैक्ट आया बहुत लंबे अरसे के बाद, उस इम्पैक्ट के अंडर भी जो है ये ऑर्गेनिजम्स मरे थे, ये डायनासोर्स जो हैं। फिर इसी तरीके से ये भी कहा जाता है कि बहुत से ऐसे भी थे जो कि वॉल्केनिक एक्टिविटी कुछ एरियाज में हमें मिलती है तो उसकी वजह से भी मरे थे। ये भी कहा जाता है कि जो स्पीशीज हर्बीवोरस जो डायनासोर्स थे उनके लिए जो प्लांट की स्पीशीज बची थी उनमें से कुछ ऐसी थी जो कि जहरीली थी, जिसकी वजह से वो ऑर्गेनिज्म वो खाने की वजह से उनकी डेथ हो गई थी। तो ये एक बंच ऑफ रीजंस हैं जो इस एक एपोकैलिप्स के पीछे है। लेकिन जो हमें समझ आती है बात वो ये है कि वही ऑर्गेनिज्म जब खत्म होते हैं, ह्यूज रेप्टाइल्स यानी डायनासोर जब खत्म होते हैं तो उसी टाइम पे एक और तरह के ऑर्गेनिजम्स के लिए हालात साजगार हो जाते हैं और वो है डॉन ऑफ मैमल्स। डॉन ऑफ मैमल्स है कि मैमल्स जो है वो उस टाइम पर अपने आप को जो है वो बढ़ाना शुरू करते हैं, क्योंकि उनके जो प्रेडिटर थे अब उनकी बहुत बड़ी नस्ल जो है वो एलिमिनेट हो चुकी होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो उतार चढ़ाव जमीन के ऊपर आया है और जो मैस एक्सटिंक्शन आई है इनके पीछे नेचुरल फिनोमिना में वेरिएशन है। जी बेटा। सर जी सर मैंने सुना था कहीं, क्या पढ़ा था कि मार्स पे लाइफ इवॉल्व होने के चांसेस हैं। मतलब यानी कि सर ऐसा हो सकता है कि मार्स नहीं या कोई भी प्लैनेट जहाँ पे मतलब जब अर्थ का टेम्परेचर या एनवायरनमेंट तब था जब लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती थी, आहिस्ता आहिस्ता इवॉल्व हुई और वहाँ किसी भी प्लैनेट का टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता इवॉल्व हो और वहाँ पे किसी और तरह की लाइफ या बिल्कुल डिफरेंट या वही वाले फेजेस जो अर्थ जिनसे गुजर के आई है वहाँ उसी से वही एग्जैक्ट वही वाला प्लैनेट गुजरे। नहीं, ये जरूरी अगरचे नहीं है, लेकिन ऐसा जरूर है कि ऐसे प्लैनेट्स भी हमें मिल चुके हैं, कुछ स्टार्स के गिर्द, सूरज जैसे सितारों के गिर्द हमें ऐसे प्लैनेट्स मिल चुके हैं जो जमीन जैसे डिस्टेंस पे हैं और जिनका टेक्सचर भी जमीन जैसा है बाहर से। जाहिर सी बात है कि वो इतनी दूर हैं कि अभी तक हमारे पास कोई ऐसी चीज आई नहीं है कि हम इतने लाइट ईयर्स को क्रॉस करके आगे जाएं, लेकिन ऐसा जरूर है कि हमें ऐसे प्लैनेट्स मिले। जहां तक बात है मार्स की, तो मैं आपको मार्स के हवाले से ये जरूर सजेस्ट करूंगा कि आजकल जो क्यूरियोसिटी रोवर का एक बहुत ज्यादा चर्चा है और परसेवरेंस जो इस वक्त उन्होंने अपनी बहुत जबरदस्त मशीनरी मार्स पर भेजी हुई है, उसके हवाले से थोड़ा सा अपडेट हो, आप हैरान रह जाएंगे मार्स का टेक्सचर देख के। मैं तो आजकल देख रहा हूँ फेसबुक के ऊपर, आप अंदाजा करें टेक्नोलॉजी की इंतहा देखें कि यू आर वॉचिंग मार्स बाय जस्ट सिटिंग इन योर होम, जस्ट वॉचिंग योर मोबाइल एंड ओपनिंग फेसबुक, वो फेसबुक के ऊपर सब कुछ आ रहा है, आप मार्स देख रहे हैं बैठ के। ऐसा अखीर टेक्सचर है, आपको यूं लगता है आपका अपना कोई सहरा है जिसमें वो फिल्मिंग कर रहे हैं। और बकायदा पानी के गुजरने के जो चैनल्स हैं वो बने हुए हैं मार्स के ऊपर, ऐसी मिट्टी बनी हुई है जिसके बारे में ये देखते ही कहा जा सकता है कि यहाँ कभी ना कभी पानी मौजूद था।
और अभी वो मार्स में ड्रिलिंग भी शुरू की उन्होंने। तो ये सारा कुछ जो है ये आपको पता ये लगता है कि कभी ना कभी किसी वजह से वाटर मौजूद था जो कि एटमॉस्फेयर ना होने की वजह से एलिमिनेट हो गया, या कम से कम सूटेबल एटमॉस्फेयर ना होने की वजह से वाटर एलिमिनेट हो गया। और सॉइल के अंदर है या नहीं ये अभी कुछ नहीं कहा जा सकता।